मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। आज अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज आपको एक क्वेश्चन की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ उस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिया हुआ है उस कंसेप्ट की जानकारी भी आज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये क्वेश्चन अभी कल ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है उसके जीएस पेपर फर्स्ट में ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है और इसमें ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट क्या है उसको आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ 150 शब्दों में ही देना है। बहुत अच्छा सवाल है और इस टॉपिक पर काफ़ी कुछ मैटर इंटरनेट पर ऑलरेडी उपलब्ध है। तो काफ़ी चर्चा का विषय है ये, मतलब कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसका जिक्र इंटरनेट पर बहुत कम मिले। इस इफ़ेक्ट का जो जिक्र है इंटरनेट पर, जो मैटर है इससे संबंधित, वो काफ़ी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तो आसान सवाल है, 150 शब्दों में इसका जवाब आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, ये कंसेप्ट क्या है, वो आज मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फुजीवारा इफ़ेक्ट। फुजीवारा प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, बड़ा अजीब सा नाम है फुजीवारा। एक्चुअली इस प्रभाव की जो खोज की थी वो थे एक जापान के विद्वान, उनका नाम ही था फुजीवारा। तो उन्हीं के नाम के आधार पर, जिन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम के आधार पर इस प्रभाव का नाम रखा गया है फुजीवारा इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि व्हाट इज़ फुजीवारा इफ़ेक्ट, फुजीवारा प्रभाव क्या होता है। और इसके आगे आपको लिखना है कि एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव बताना है ऑन द मूवमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनकी गति और उनकी तीव्रता पर इस फुजीवारा इफ़ेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको लिखना है, वो आपको बताना है। तो आज मैं इसी क्वेश्चन की आंसर राइटिंग बताऊंगा और इस क्वेश्चन की जो इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है वो पूरा आज मैं आपको समझा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि ये फुजीवारा प्रभाव क्या होता है। एक्चुअली कभी कभी दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप इस प्रभाव की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये उष्णकटिबंध में जो गर्म महासागरीय सतहें होती हैं उनके ऊपर ये चक्रवात बनते हैं और ये व्यापारिक पवनों, ट्रेड विंड्स के प्रभाव में ये चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं और तटों पर पहुंचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। और इनमें उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो हवाएं जो हैं वो चक्कर लगाते हुए, धूलन करते हुए घूमती हैं एंटी क्लॉकवाइज। इनके बीच में एक्चुअली ये जो चक्रवात होते हैं इनके बीच में एक लो प्रेशर का एरिया होता है और ये चारों ओर से हाई प्रेशर के एरिया से घिरे हुए होते हैं। तो हाई प्रेशर के जो हाई प्रेशर का जो सराउंडिंग रीजन है उससे लो प्रेशर के सेंटर की ओर बहुत ही तेज़ी से हवाएं झपटती हैं। तो ये जो हवाएं होती हैं वो सर्कुलर रूप में केंद्र की ओर झपटती हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इन हवाओं के चलने की जो दिशा होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी कभी जो है दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दिशाएं बदल जाएंगी। हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए दो चक्रवात कभी कभी एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के पास आने से क्या होता है कि ये सेपरेटली तो अपना जो लो प्रेशर का जो सेंटर है उसके चारों ओर तो ये मूव करते ही करते हैं। इन दोनों ही चक्रवातों के बीच के पॉइंट पर एक नया सेंटर डेवलप हो जाता है और उस सेंटर के चारों ओर ये चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो कभी आपसे पूछ सकता है, कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो फुजीवारा इफेक्ट होता है इसके प्रभाव से जो सेंटर डेवलप हो जाता है उस सेंटर के अलोंग ये जो दो चक्रवात होते हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो आप बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज उस नए सेंटर के चारों ओर घूमने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि दो चक्रवातों के मिलने से दोनों ही चक्रवातों की जो 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 मूवमेंट होता है, जो उनकी इंटेंसिटी होती है, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और इसी प्रभाव को बोला जाता है फुजीवारा इफेक्ट।
तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, कैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है, और जो लास्ट का कंक्लूज़न है उसको कैसे लिखना है 2 लाइनों में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आंसर में मैंने लिखा हुआ है कि ये एक मौसमी परिघटना है। ये तो पता ही है कि ये एक वेदर का फिनोमेना है। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आप लिखिए कि इस प्रभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। अब आप सीधे सीधे बताइए कि इस प्रभाव की उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो इस प्रभाव की उत्पत्ति 2 चक्रवातों के एक दूसरे के समीप आने पर होती है। कब होती है? जब 2 चक्रवात, 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो इस प्रभाव की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों चक्रवात एक ही समान केंद्र, कॉमन सेंटर के चारों ओर घूर्णन करने लगते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों चक्रवात एक दूसरे के पास में आएंगे और दोनों के बीच में एक नया सेंटर डेवलप हो जाएगा और उस सेंटर के अलोंग दोनों ही चक्रवात घूर्णन करना शुरू कर देंगे। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यह प्रभाव जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जो फुजीवारा इफेक्ट है ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं तो इन ट्रॉपिकल रीजन्स में ये प्रभाव देखा जाता है, खासतौर से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के पास में आने पर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन कौन से हैं? जैसे हरिकेन है, टाइफून है, और भारत में इनको चक्रवात कहा जाता है। तो ये जो फुजीवारा इफेक्ट है, इसका प्रभाव जो भारत में जो बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवात हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी 2 चक्रवात पास आ जाते हैं तो उससे फुजीवारा इफेक्ट का डेवलप होता है और उससे चक्रवातों का जो तटीय क्षेत्रों में जो प्रभाव होता है वो और भी ज़्यादा भयंकर और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो सबसे पहले आपने इसका एक इंट्रो लिखा और इंट्रो में लिखा कि ये एक मौसमी परिघटना है। इसकी उत्पत्ति कब हो रही है? जब 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। और इससे होता है क्या है कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन सेंटर डेवलप हो जाता है और उस कॉमन सेंटर के चारों ओर ये जो दोनों चक्रवात होते हैं ये रोटेट करने लगते हैं, घूर्णन करने लगते हैं। और इसके बाद ये भी बता दिया कि ये जो प्रभाव है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये प्रभाव आमतौर पर देखने को मिलता है। और लगभग उष्णकटिबंध में जो भी देश हैं वो इस प्रभाव से जो है वो प्रभावित होते हैं, खासतौर से जो तटीय क्षेत्र हैं। अब इसके आगे लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में, अब थोड़ा सा मैंने इस बात को और एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे क्या घटना घटित हो रही है, उसको पूरा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर की जब बात होगी तो सारी दिशाएं पलट जाएंगी। तो हमने एग्जाम्पल लिया है उत्तरी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध में जब 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात समीप आ जाते हैं, अब कितने पास आ जाएं, तब दूरी भी बतानी पड़ेगी कि दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के कितने पास आ जाएं। तो लगभग उनके बीच की जो दूरी है वो 1800 किलोमीटर के आसपास हो जाए। अगर 2 चक्रवातों के बीच की मिनिमम दूरी 1800 किलोमीटर हो जाए तो उन दोनों के मध्य, उन दोनों ही चक्रवातों के बीच में जो है वो इंटरेक्शन, अंतःक्रिया होना शुरू हो जाती है। दोनों चक्रवात एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी हैं ये 1800 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन अब इस प्रभाव की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। ये दोनों ही चक्रवात एक दूसरे से अंतर्क्रिया करना शुरू कर देते हैं और वो उन दोनों के बीच में एक कॉमन सेंटर, एक उभयनिष्ठ केंद्र डेवलप हो जाता है और उसके चारों ओर वामवर्त या एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करने लगते हैं वो दोनों चक्रवात जो पास में आए। अभी जिनकी बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास की है, वो एक कॉमन सेंटर के चारों ओर घूर्णन करना शुरू कर देते हैं, रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि चक्रवातों के मध्य इस द्वैध अंतरक्रिया, ये जो डुअल इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों चक्रवात 2 हैं तो दोनों के मध्य एक इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको बोल दिया गया डुअल इंटरेक्शन। इस डुअल इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, दोनों ही चक्रवातों के स्वभाव तथा विशेषताओं में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिससे इस उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति, मूवमेंट और तीव्रता में प्रभाव पड़ता है। यही तो अभी हमको आगे एक्सप्लेन करना है। तो क्या होता है उस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये भी बता दिया कि इस प्रभाव से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति और तीव्रता में भी प्रभाव पड़ता है। इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे हम प्रभाव की और भी ज़्यादा बात करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये दक्षिणी भारत का क्षेत्र दिखाया हुआ है। इस तरफ है बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ है अरब सागर और यहाँ पर है श्रीलंका
और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो चक्रवात दिखाए हुए हैं, एक है ये चक्रवात और दूसरा चक्रवात है ये वाला, और इन दोनों के बीच में ही लो प्रेशर का एरिया है, और इन दोनों चक्रवातों में जो हवाएं चल रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। जब ये दोनों चक्रवात एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में एक कॉमन सेंटर डेवलप हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से एक कॉमन सेंटर, एक उभयनिष्ठ केंद्र बनाया हुआ है। अब ये दोनों चक्रवातों के पास में आने से एक सेंटर डेवलप हो जाता है, और इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कॉमन सेंटर। इस सेंटर के चारों ओर ये दोनों ही चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, रोटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात को, जो कि अभी मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी हुई थी, इस बात को मैंने एक डायग्राम बना के यहाँ पर आपको दिखा दिया है, और आपको ये डायग्राम एग्ज़ाम में भी बनाना चाहिए था और बनाना पड़ेगा जब भी पूछा जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि चक्रवातों के 600 किलोमीटर तक समीप आने पर, पहले तो चक्रवात एक दूसरे के 1800 किलोमीटर पास आए, अब और भी पास आ रहे हैं, अब दूरी घट के हो गई है 600 किलोमीटर। तो चक्रवातों के 600 किलोमीटर तक समीप आने पर उभयनिष्ठ केंद्र के चारों ओर घूर्णन गति में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो कॉमन सेंटर के चारों ओर ये जो दोनों चक्रवात घूर्णन कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, जब ये दोनों चक्रवात और भी ज़्यादा पास में आ जाएंगे तो ये जो घूर्णन गति हो रही है उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और जब ये और भी ज़्यादा समीप आ जाएंगे, जब इन दोनों के बीच की दूरी घट के 300 किलोमीटर रह जाएगी, तब क्या होगा उसको देखते हैं। और 300 किलोमीटर की दूरी तक समीप आने पर चक्रवातों का विलय या मर्ज भी हो सकता है। जब ये 300 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो दोनों चक्रवात मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे से पूरी तरीके से मिल जाते हैं। अब 2 से 1 चक्रवात बन गया, यही है फ्यूजी-वेहरा इफेक्ट, जिससे एक बड़े चक्रवात का निर्माण होता है। जब दो साइक्लोनिक सिस्टम्स जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, तो दोनों की शक्ति मिलके दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जा रही है, तो उससे एक बड़े चक्रवात का निर्माण हो जा रहा है। कभी कभी यह 2 चक्रवात एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही अलग होकर अपने अपने रास्ते पर गतिशील हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार दोनों ही चक्रवात एक दूसरे में विलीन हो जाएं, एक दूसरे में मर्ज हो जाएं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों चक्रवात एक दूसरे के पास में आएंगे, थोड़ा बहुत एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगे, और दोनों ही अपनी अपनी मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक दूसरे में ये मर्ज हो जाएं। तो दोनों चक्रवात एक दूसरे के पास आए, थोड़ा बहुत एक दूसरे को प्रभावित किया या नहीं किया, लेकिन फिर आगे बढ़ते हुए अपने अपने इनका जो अपना मार्ग होता है उस मार्ग के सहारे ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से मर्ज नहीं करते हैं। तो कभी कभी ये मर्ज भी कर जाते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और कभी कभी बिना प्रभावित किए हुए अपने अपने रास्ते पर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको एक इंट्रो बताया, और इंट्रो के बाद मैंने यहाँ पर आपको मेन बॉडी के बारे में बताया, और एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, वो भी मैंने आपको दिखाया। इसके बाद अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उन पर, उनके मूवमेंट, उनकी गति और उनकी इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है इस फ्यूजी-वेहरा इफेक्ट का। तो गति पर प्रभाव, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है गति पर प्रभाव, हम उसको भी देख लेते हैं कि अब क्या होता है कि इस प्रभाव से, ये जो प्रभाव है फ्यूजी-वेहरा प्रभाव, इस प्रभाव से दोनों में से किसी एक या दोनों ही चक्रवातों की गति में परिवर्तन आ जाता है। दोनों में से कोई एक या दोनों ही जो चक्रवात हैं, जो दोनों ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उनकी गति में परिवर्तन आ जाएगा। गति में परिवर्तन का मतलब ये है, 2 चीज़ें हैं। पहला तो हो गया वेग, उनका वेग क्या है, और उनके चलने की डायरेक्शन क्या है। तो दोनों में ही परिवर्तन आ जाता है। उनके वेग में भी परिवर्तन आ जाता है, और उनके चलने का जो मार्ग था वो भी चेंज हो जाता है। तो अब ये हो सकता है कि या तो दोनों का ही परिवर्तित हो जाए, या दोनों में से किसी एक का हो जाए। तो ये निर्भर करता है कि उस समय की कंडीशंस क्या हैं। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रभाव से दोनों में से किसी एक या दोनों ही चक्रवातों की गति में परिवर्तन आ जाता है। ये अपनी जो एक्चुअल जो फोरकास्टेड डायरेक्शन है, जो वास्तविक पूर्वानुमानित दिशा है,
जब चक्रवात आते हैं तो उनकी दिशा का पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग कर ली जाती है। वैज्ञानिकों को पता होता है कि चक्रवात के चलने का जो मार्ग है वो क्या होगा। तो ये जो चक्रवात होते हैं जिनका मार्ग हमको पहले से पता था, अब जब ये एक दूसरे के समीप आ गए, ये जो फुजीवारा इफेक्ट पड़ा, उससे क्या होता है कि अपनी जो वास्तविक पूर्वानुमानित दिशा थी उससे विक्षेपित भी हो सकते हैं, उससे विक्षेपित भी हो जाते हैं। मतलब अपने मार्ग से, अपने चलने के मार्ग से ये भटक जाते हैं। कभी कभी यह दोनों चक्रवात किसी एक ही स्थान पर काफ़ी समय तक रुके भी रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे से मिलें और उनकी स्पीड बढ़ जाए और कहीं किसी दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों चक्रवात एक दूसरे के समीप आए और एक कॉमन सेंटर की ओर मूव करने लगे और काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक ये एक ही स्थान पर रुके भी रह सकते हैं। ये भी हो सकता है, गति भी कर सकते हैं और रुके भी रह सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इस प्रभाव के कारण किसी एक बड़े चक्रवात की गति में वृद्धि हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, और जो दूसरा छोटा चक्रवात है उसकी गति धीमी भी हो सकती है। मतलब बड़े चक्रवात की स्पीड में वृद्धि हो जाएगी और जो छोटा चक्रवात होगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ऐसा भी देखा जाता है। कभी कभी दोनों ही चक्रवातों से मिलकर बना हुआ जो बड़ा चक्रवात है तीव्र गति से आगे बढ़ता है। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों चक्रवात मर्ज हो जाएंगे तो एक बड़ा चक्रवात बन जाता है। तो वो चक्रवात कभी कभी क्या होता है कि और भी अधिक तीव्रता के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है। तो गति पर कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। एक ही जगह पर रुके भी रह सकते हैं। किसी एक की स्पीड, किसी एक चक्रवात की स्पीड और तेज़ हो सकती है, कोई एक चक्रवात थोड़ा सा मंद हो सकता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। कभी कभी क्या होगा कि दोनों मर्द हो जाएंगे और भी ज़्यादा शक्ति के साथ, और भी ज़्यादा वेग के साथ ही आगे की ओर चलेंगे। तो कुछ भी निर्धारित नहीं है, ये निर्भर करता है उस समय की कंडीशंस पर, उस समय की जो जलवायु दशाएँ उन पर निर्भर करता है, चक्रवात के आकार पर निर्भर करता है, चक्रवातों के स्वभाव पर निर्भर करता है। तो कुछ भी घटित हो सकता है। तो वो सारी बातें, वो सारी कंडीशंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब आगे लिखेंगे तीव्रता पर प्रभाव, क्योंकि ये भी पूछा गया है। मूवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पूछा गया है। तो मैं आपको बताऊं कि दोनों चक्रवातों के तुलनात्मक आकार और तीव्रता आदि के आधार पर, मतलब जो दोनों चक्रवात हैं उनका आकार देखा जाएगा, उनकी तीव्रता देखी जाएगी, कुछ मौसमी दशाएं देखी जाएंगी। इन सब के आधार पर कोई एक चक्रवात अधिक शक्तिशाली और कोई एक चक्रवात कमज़ोर भी पड़ जाता है। मतलब तीव्रता की हम बात कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अब चक्रवात में कितनी शक्ति आ गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चक्रवात अधिक शक्तिशाली हो जाए और कोई एक चक्रवात बिल्कुल स्लो पड़ जाए। तो ये प्रभाव पड़ता है उनकी तीव्रता पर। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो ये दोनों मिलकर अधिक शक्तिशाली स्वरूप धारण भी कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों चक्रवात मिले, दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए, मर्ज हो गए, और भी ज़्यादा वेग से और भी ज़्यादा तीव्रता से ये तटों की ओर झपटते हैं और तटों पर जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और उन देशों को, जो संबंधित देश हैं, उनको काफ़ी भारी क्षति भी उठानी पड़ती है। तो ये हो गई आपकी मेन बॉडी। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। सिर्फ 2 लाइनें आप लिख दीजिए कि इस प्रभाव से, इस फुजीवारा प्रभाव से पवनों का एक ऐसा शक्तिशाली परिसंचरण उत्पन्न होता है। अब ये जो फुजीवारा इफेक्ट है, इससे 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात मिलके एक हो जा रहे हैं और उससे एक ऐसा शक्तिशाली पवन परिसंचरण उत्पन्न होता है जो तटीय क्षेत्रों को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचाता है। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके संबंध में पूर्वानुमान लगा पाना भी बहुत कठिन होता है। ये लाइन आप ज़रूर लिखिएगा। ये जो इस तरीके से इस इफ़ेक्ट के कारण ये जो चक्रवातों के स्वभाव में जो परिवर्तन आ जाता है, उनकी गति में परिवर्तन आ जाता है, उनके मार्ग में परिवर्तन आ जाता है, उनकी तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है, उसका अनुमान लगाना, उसका पूर्वानुमान लगा पाना, उनकी फोरकास्टिंग कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया कि कैसे आपको इसका आंसर लिखना है 150 शब्दों में। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये प्रभाव क्या है। आप जहाँ तक मेरा अनुमान है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इस डायग्राम को भी आपने देख ही लिया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और
मैंने तो आपको कंटेंट उपलब्ध करा दिया है, लेकिन हर व्यक्ति के लिखने की जो शैली होती है, जो भाषा शैली होती है, वो अलग अलग होती है। जिस तरीके से हमारे थंब इम्प्रेशन अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से हर व्यक्ति के लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कंटेंट आपके पास है, अब आप इसको खुद अपनी भाषा में लिखिए, इसको कॉपी मत कीजिएगा। मुझे कॉपी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सीखिए, आप जानिए, आपके पास कंटेंट है, आप इसका मनन कीजिए और उसके बाद आप स्वयं इसका आंसर लिखिए और उसके बाद आप देखिएगा कि हो सकता है कि आप मुझसे भी बेहतरीन आप इसका आंसर फ्रेम कर दें। धन्यवाद।